सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में हमने एक न्यूमेरिकल की टाइप समझने की कोशिश करनी है जो काफ़ी बार फाइनल एग्ज़ाम्स में डिप्लोमा स्टूडेंट्स को फाइनल एग्ज़ाम्स में आती है। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेने हैं वो हम आज देखेंगे। बट उससे पहले स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर के कुछ बेसिक्स जो है वो हम समझ लेते हैं। सो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में सबसे पहले स्ट्रेस जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जो कि एक बॉडी ऑफर करती है अगेंस्ट दी अप्लाइड लोड। जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई लोड या फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, अपने अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। सो अगर बुक्स में भी आप देखेंगे उसकी डेफिनेशन यही है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट द अप्लाइड लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी अपॉन ए। सो पी क्या होता है हमारे पास? लोड। और ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम लोड को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है स्ट्रेस की। और इसके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो इन डेप्थ हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हमारे पास कितनी टाइप्स की स्ट्रेसेस होती हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को सिंपल शब्दों में अगर डिस्क्राइब करना हो तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन अकर्ड इन बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर आपने कंप्रेसिव लोड लगाया या फिर टेंसाइल लोड लगाया, उस बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन हुई उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। सो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ई सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को। सो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। सो इसमें डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो स्ट्रेन के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। यूनिट्स ना होने का कारण क्या है? चेंज इन लेंथ को भी हम मेजर करते हैं मीटर या फिर मिलीमीटर में। तो अगर मिलीमीटर इसका यूनिट होगा, नीचे लेंथ का भी मिलीमीटर यूनिट होगा, दोनों यूनिट्स आपस आपस में कट जाएंगे और इसके यूनिट्स जो हैं वो कोई भी नहीं होंगे। अगर स्ट्रेस के यूनिट्स की बात करें तो लोड हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और एरिया का जो सबसे छोटा यूनिट होगा दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या होंगे? स्ट्रेस के यूनिट्स। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है विद इन दी इलास्टिक लिमिट। और जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट जो है वो आता है। ये कांस्टेंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट इज ई, सेकंड इज सी एंड थर्ड इज के। इसमें ई कांस्टेंट की एग्जिस्टेंस तब आती है जब हम कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल लोड इस्तेमाल करते हैं। सी की वैल्यू तब आती है जब हमारे पास शेयर स्ट्रेस की एग्जिस्टेंस आती है। और के का इस्तेमाल करते हैं जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये पूरा चैप्टर जो है वो समझते हैं। इसके बाद में एक फार्मूला जो इन तीनों फार्मूला से मोल्ड करके बनता है। सबसे पहले हम ये तीन फार्मूलाज लिख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस का फार्मूला इज लोड अपॉन एरिया।
सेकंड नंबर पे स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और थर्ड नंबर पे हुक्स लॉ, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट हम फिलहाल ई मान लेते हैं। अगर ये थर्ड नंबर के फॉर्मूले में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर से ये जो वैल्यू है ये ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, P डिवाइडेड बाय ए। नीचे है हमारे पास E, तो ये नीचे आ गया डेल्टा L, ऊपर आ गया हमारे पास ओरिजिनल लेंथ। और अगर डेल्टा L हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी P×L डिवाइडेड बाय A×E इज इक्वल टू डेल्टा L। सो ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों बनाया है, क्योंकि आज जो हम न्यूमेरिकल समझने जा रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा। ये वन स्टेप फॉर्मूला है, ये हमारा इस न्यूमेरिकल को समझने में बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल है। ये वाला न्यूमेरिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स को काफ़ी बार फाइनल एग्जाम में आ चुका है। 10 मार्क्स की इसकी वैल्यूएशन होती है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें एक बॉडी दे रखी है। इस बॉडी में तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इन पार्ट्स की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें। फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है दैट इज 600 मिलीमीटर। सेकंड पार्ट की जो हमारे पास लेंथ है दैट इज 1000 मिलीमीटर। और थर्ड पार्ट की जो हमारे पास लेंथ है दैट इज 1200 मिलीमीटर। और ये अ, एक बॉडी है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म रहेगा। सो इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। और इस पे कुछ एक्सियल लोड्स हमने लगा रखे हैं, जैसे कि हम लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये टेंसाइल लोड है 50 किलो न्यूटन का। और इसी तरह थर्ड बॉडी के राइट साइड देखें तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। ये लोड कंप्रेसिव नेचर के हैं या टेंसाइल नेचर के हैं ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर तो एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है दैट मीन्स हम पुल कर रहे हैं। अगर एरो की डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ जब 10 किलो न्यूटन लिखा हुआ है, ये एरो की डायरेक्शन अंदर को है, तो इसका मतलब ये कंप्रेसिव लोड नेचर का फोर्स हम इधर लगा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें इसके अलावा ई की वैल्यू दे रखी है। ई की वैल्यू हमारे पास है 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो फाइंड करना है इसमें टोटल इलोंगेशन इन दी बार, ये जो बार है इसमें टोटल इलोंगेशन कितनी हुई है हमने ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पी की। सो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे। जितनी भी फोर्सेस लेफ्ट साइड को जा रही हैं उसको एक साइड में ऐड करेंगे, जैसे कि 50 + P + 10 इज इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये जो 50 + P + 10 लिखा लिखा हुआ है ये सारी लेफ्ट साइड की फोर्सेस हैं। और 80 किलो न्यूटन की जो फोर्स है ये राइट साइड को जा रही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पी की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों बॉडीज को स्प्लिट करना है। तीनों बॉडीज को स्प्लिट करने के बाद हमें इंडिविजुअल बॉडीज पे टेंशन लग रही है या कंप्रेशन लग रही है ये देखना पड़ेगा। और इलोंगेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि तीनों बॉडीज में कितनी हुई है। सो फर्स्ट बॉडी में अगर देखा जाए तो टेंसाइल लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। इसके राइट साइड में भी 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड ही लगेगा। इसी कंडीशन में बॉडी पे टेंसाइल लोड लग सकता है। अदरवाइज एक साइड फोर्स आप 50 लगा रहे हो, दूसरी साइड आप फोर्स लगा रहे हो कुछ और, तो वो टेंसाइल लोड जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी एक तरफ खींची जाएगी। बॉडी में इलोंगेशन तभी होगी जब ऑपोजिट एंड्स पे इक्वल फोर्सेस लगेगी, चाहे वो कंप्रेसिव नेचर की हो या फिर टेंसाइल नेचर की हो। तो हमने बिना लॉजिक के भी चलना है, तो एक साइड की फोर्स अगर 50 है तो दूसरी साइड की भी 50 ही होगी। सो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 600 mm।
तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था डेल्टा एल वाला, P/L A/E, यही फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे। सो फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा L1, क्योंकि फर्स्ट बॉडी है, P/L डिवाइडेड बाय A/E। सो P की वैल्यू हमारे पास है 50 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। लेंथ जो है हमारे पास दैट इज 600 डिवाइडेड बाय एरिया जो हमारे पास है वो गिवन है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। और ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1.05 इंटू 10⁵ जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा L1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 0.286 मिलीमीटर। सो ये 0.286 मिलीमीटर क्या है, ये इलोंगेशन हुई है बॉडी में। इलोंगेशन क्यों हुई है, क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है। सो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई डेल्टा L1 की। सो इसी तरह सेकंड बॉडी पे हम देखेंगे कौन सा लोड लग रहा है। बट इससे पहले हम थर्ड बॉडी में देखते हैं। थर्ड बॉडी में इस साइड अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इसके राइट साइड में भी 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड ही लगेगा। तो रिमेनिंग हमारे पास बची सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी में कंप्रेसिव लोड लगा या टेंसाइल लोड लगा, इसको देखने के लिए हमने एरो चेक करने हैं सेकंड बॉडी में। लेफ्ट साइड में भी अंदर को एरो जा रहा है, राइट साइड को भी अंदर को एरो जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अंदर को एरो बना देंगे। बट सेकंड बॉडी पे कितना कंप्रेसिव लोड लगा इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी बार गलती भी कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 20 किलो न्यूटन है तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लेके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ये 20 किलो न्यूटन सिर्फ पी की वैल्यू है। सेकंड बॉडी पे कितना कंप्रेसिव लोड लगा उसकी वैल्यू नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इधर फर्स्ट बॉडी पर देखना है। फर्स्ट बॉडी के राइट साइड टेंसाइल लोड लगा 50 किलो न्यूटन का। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। सो 80 एंड 50 दो फोर्सेस लग रही हैं, और इनका नेचर जो है वो ऑपोजिट है। सो इसलिए इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करके हमारे पास क्या आता है, 30 किलो न्यूटन। सो 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगेगा सेकेंड बॉडी पे। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने 30 किलो न्यूटन जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये सही है कि नहीं, इसके लिए हम इसके राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में थर्ड बॉडी पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, और सेकंड बॉडी पे भी कंप्रेसिव लोड का जो है एरो है। सो 20 + 10 जो हमारे पास होता है दैट इज 30 किलो न्यूटन। इसका मतलब हमने सेकंड बॉडी पर भी सही फोर्स की कैलकुलेशन की है। सो सेकंड बॉडी के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा L2 इज इक्वल टू P/L डिवाइडेड बाय A/E। इनमें इनकी वैल्यूज ऐड करते हैं। 30 किलो न्यूटन बिकम्स 30 × 1000 मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू हमारे पास फिर से 1000 है, डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास है 1000, और ई की वैल्यू जो हमें दे रखी है दैट इज 1.05 इंटू 10⁵ जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.286। ये जो वैल्यू है, माइनस का निशान क्यों लगाया है, इसलिए क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा है और बॉडी की लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है। सो इसी तरह हम थर्ड बॉडी पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड बॉडी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा L3 P/L डिवाइडेड बाय A/E। सो वैल्यूज को ऐड करते हैं। P की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय एरिया जो है हमारे पास है 1000। सो 1.05 इंटू 10⁵ सो डेल्टा L3 की जो वैल्यू हमारे पास आती है इसको सॉल्व करके दैट इज 0.114 मिलीमीटर। सो इसका भी नेचर जो है वो माइनस है। माइनस मीन्स इसकी भी लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है। सो ओवरऑल इलोंगेशन कितनी हुई है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे।
सो फर्स्ट इज डेल्टा L1, इसका नेचर है पॉजिटिव 0.286, सेकेंड इज -0.286 एंड थर्ड इज ऑल्सो -0.114। सो अगर देखा जाए 0.286 -0.286 से कट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल इलोंगेशन जो आई -114। दैट मीन्स ये जो बॉडी है, ये इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है? 0.114। सो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल की टाइप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉडी में सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करनी पड़ती कितनी प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करनी पड़ती स्ट्रेन के फॉर्मूला से। जैसे कि स्ट्रेस के फॉर्मूला से हम स्ट्रेस फाइंड करते सबसे पहले पी और ए की हेल्प से। स्ट्रेन के फॉर्मूला से हम फाइंड करते कि हुक्स लॉ के फॉर्मूला से हम फाइंड करते स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस हुई है। फिर उसको ये सेकंड फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। सो बेटर वे क्या है? बेटर वे यही है कि हम ये एक सिंगल फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व कर पाएं। सो सबसे जो इजीएस्ट वे है इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का वो यही है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, पी की वैल्यू सही आनी चाहिए, और सेकंड बॉडी में जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसको ध्यान से कैलकुलेट करना जरूरी है। सो इसको फर्दर हम एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो इस एग्जांपल में हमारे पास जो है सेम एक बॉडी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दे रखी हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस की। सो इसको भी हमने सेम तरीके से फाइंड आउट करना है, बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन में जो एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज 900 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो वैल्यू है ई की, दैट इज 1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेम जो हमने प्रीवियस मेथड किया। फर्स्ट बॉडी फर्स्ट बॉडी पे टेंसाइल लोड लग रहा है 40 kN का, राइट साइड में भी 40 kN का टेंसाइल लोड ही लगेगा। थर्ड बॉडी में कंप्रेसिव लोड लग रहा है 10 kN का, और जो सेकंड बॉडी है इस पे कंप्रेसिव लोड लगेगा। कितना कंप्रेसिव लोड लगेगा वो हम चेक करेंगे। राइट साइड में 70 kN का कंप्रेसिव लोड दिखा रहा है, बट 40 kN का हमारे पास टेंसाइल लोड भी है। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 kN। और राइट साइड में हमारे पास 30 kN ही आंसर आएगा। इसको चेक करने के लिए सेम हम देखेंगे इसको। सो 10 kN का कंप्रेसिव लोड है, 20 kN का कंप्रेसिव लोड है, दोनों ऐड हुए हमारे पास आंसर आया 30। सो इसको सेम वही मेथड से सॉल्व करेंगे। डेल्टा L1 P×L डिवाइडेड बाय A×E। तो इसमें हम P की वैल्यू है वो लिखेंगे, दैट इज 40 × 1000 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आया 900। सो 1 × 10⁵ सेम वे से हम डेल्टा L2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज P×L डिवाइडेड बाय A×E। P की वैल्यू 30 × 1000 मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइडेड बाय एरिया जो हमें दे रखा है दैट इज 900, और E की वैल्यू है 1 × 10⁵। डेल्टा L3 P×L डिवाइडेड बाय A×E। सो लोड की वैल्यू है 10 × 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन 1000 है लेंथ, डिवाइडेड बाय एरिया इज 900, एंड वैल्यू ऑफ E 1 × 10⁵।
तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से डेल्टा एल वन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। सो डेल्टा एल वन की वैल्यू हमारे पास आती है 0.266 मिलीमीटर। सो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है फर्स्ट बॉडी पे। सेकेंड बॉडी की अगर बात करें, इसका जो आंसर हमारे पास आता है -0.266 मिलीमीटर। इसी तरह थर्ड बॉडी की अगर हम बात करते हैं, इसका जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज -0.11। सो ओवरऑल इलोंगेशन की बात करें, तो ओवरऑल इलोंगेशन हमारे पास क्या होगी? 0.266 - 0.266 -0.11। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज -0.11 मिलीमीटर। सो दिस मीन्स कि बॉडी जो है उसकी लेंथ डिक्रीज हुई है। कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है? 0.11 मिलीमीटर। सो इस तरीके से हम ये वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हुए तो मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। सो आज के लिए